चीन के साथ भारत का टेंशन सिर्फ बॉर्डर ही नहीं, बिजनेस में भी रहता है। वहीं भारत के अंदर काम करने वाले कई चीनी कंपनियां भी समय समय पर भारतीय एजेंसियों के रडार पर आती रही हैं और खासकर टेलीकॉम कंपनियां, जिसमें टैक्स चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरे फर्जीवाड़े बेनकाब हुए हैं। और उन्हीं से बीते रोज वीवो पर ईडी ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इससे पहले ही वीवो के 2 डायरेक्टर भारत छोड़कर फरार हो गए। आखिर क्या है वीवो की कहानी और क्या है ड्रैगन की चालबाजी का सच? इन तमाम मुद्दों पर फॉरेन एक्सपर्ट रविंदर सचदेव और फॉर्मर कमिश्नर इनकम टैक्स डीएस सक्सेना से करेंगे चर्चा। लेकिन पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। भारत में 15% मार्केट वाली स्मार्टफोन की नामी गिरामी कंपनी वीवो, जो इन दिनों ईडी के रडार पर है, और वजह है मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है कि वीवो ने फर्जी नाम पर तमाम शेल कंपनियां बनाई। इन शेल कंपनियों के जरिए उसने 47,000 करोड़ रुपए के नियमों का उल्लंघन कर चीन भेज दिया, जिसको लेकर ईडी ने बीते रोज करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में कंपनी के दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मेघालय और महाराष्ट्र समेत देश भर के 44 ठिकानों पर छापे मारे और तलाशी भी ली, जो कि पुराने गड़बड़ी को लेकर की गई। जबकि कंपनी के खिलाफ सीबीआई पहले से ही कार्रवाई कर रही है। वहीं इससे पहले कंपनी के 2 डायरेक्टर जेंग शेंग आउ और जेंग जी पहले ही देश छोड़कर भाग गए। अब बताते हैं आपको इस रेड की कहानी। दरअसल दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने जम्मू कश्मीर स्थित वीवो के एक डिस्ट्रीब्यूटर्स के खिलाफ केस दर्ज किया था, जिसकी एफआईआर का संज्ञान लेते हुए ईडी ने वीवो के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया। ईडी को शक है कि ये सारी कथित जालसाजी के लिए शेल कंपनियां बनाई गईं और इनके जरिए अवैध रूप से कमाई की गई रकम की हेराफेरी की गई और उसी कड़ी में ये छापेमारी की गई है। वहीं छापेमारी पर वीवो ने बयान जारी कर कहा है कि वो जांच में सहयोग कर रहे हैं और वो कानून के हिसाब से मदद करेगी। वहीं चीनी कंपनियों के गड़बड़झाले का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी चीनी कंपनियों पर भारत में काम करने के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी करने के आरोप लगे हैं। अप्रैल 2022 में ईडी ने चीनी मोबाइल कंपनी Xiaomi की 5,551 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली थी, जबकि टैक्स चोरी के आरोप में फरवरी में चीनी टेलीकॉम कंपनी हुआवे पर छापा मारा था। पिछले साल दिसंबर में भी आयकर विभाग ने Xiaomi, ओप्पो और वीवो से जुड़े ठिकानों और उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स के यहाँ छापा मारा था। बाद में आईटी ने 6,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की कथित बेहिसाब कमाई का पता लगाने का दावा किया था। देश के मोबाइल फोन मार्केट में चीनी कंपनियों का दबदबा है। इनमें Xiaomi, ओप्पो और वीवो शामिल है। चीनी कंपनियों पर आरोप है कि उन्होंने अपनी इनकम के बारे में जानकारी छिपाई, टैक्स बचाने के लिए प्रॉफिट की जानकारी नहीं दी और भारतीय बाजार में घरेलू इंडस्ट्री को तबाह करने के लिए अपने दबदबे का इस्तेमाल किया। चीनी कंपनियों पर कंपोनेंट्स लेने और प्रोडक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूशन में पारदर्शिता नहीं बरतने का भी आरोप है। वीवो पर ईडी की कार्रवाई से चीन भी तिलमिलाया है और कहा है कि भारतीय जांच एजेंसियों द्वारा चीनी कंपनियों की लगातार जांच न सिर्फ कंपनियों के व्यावसायिक गतिविधियों को बाधित करेगी, बल्कि कंपनियों की गुडविल को भी नुकसान पहुंचाएगी। इसके साथ ही ये भारत में व्यापार के लिए अनुकूल माहौल संबंधी सुधार में बाधा डालता है और चीन समेत दुनिया भर की कंपनियों के भारत निवेश के भरोसे और इच्छा को कम करता है। मामला पैसे के फर्जीवाड़े का ही नहीं है, बल्कि सुरक्षा और डेटा चोरी का भी है, जिसके चलते कई बार चीन पर सवाल उठते रहे हैं। चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी वीवो इंडिया पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड के बाद में चाइना की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया आई है। चीनी प्रवक्ता ने साफ तौर पे कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि भारत की एजेंसियां नियम एवं कानून के दायरे में रह करके कार्रवाई करेंगी। लेकिन ये भी कहा गया है कि जिस तरीके से एजेंसी लगातार भारत में चीन की तमाम कंपनियों पर कार्रवाई कर रही है, अलग अलग मसलन ईडी हो या फिर आईटी की रेड, इससे कहीं ना कहीं भारत और चीन के बीच में आर्थिक या व्यापारिक रिश्तों पर असर पड़ सकता है। हालांकि भारत की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई हो, लेकिन अंदर खाने स्थिति एकदम साफ है कि आत्मनिर्भर भारत को मजबूत बनाने के लिए और साथ ही साथ अगर कोई चाइनीज कंपनी भारत में गलत तरीके से काम कर रही है, बिजनेस कर रही है, तो ये इम्प्लीमेंटिंग या प्रभावी एजेंसियां वो आगे भी एक्शन लेती रहेंगी। कैमरामैन जुनैद के साथ संक्षिप्त ईटी नाउ स्वदेश। चलिए इस पर और बातचीत करते हैं, इसको थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि मामला केवल एक जांच का है, उसके आगे। और इसके साथ हमारे साथ जुड़ के रविंदर सचदेव जो कि फॉरेन एक्सपर्ट हैं और डीएस सक्सेना जो कि फॉर्मर कमिश्नर हैं इनकम टैक्स के। रविंदर सर, आपके पास आते हैं।
कैसे देखा जाए इसको? क्या हम इसको ऐसे ही देखें कि एक कंपनी है उसके ऊपर जांच चल रही है और इंडिपेंडेंट एजेंसीज उस पर जांच करिए, तो हमें इसमें बहुत ज़्यादा रीड बिटवीन द लाइंस नहीं करना चाहिए, या फिर इसका एक पॉलिटिकल मोटिव और इसका एक पॉलिटिकल रिस्पॉन्स भी हो सकता है? देखिए, कुछ दोनों हद तक चीजें हैं। एक तो एक पर्टिकुलर कंपनी, मान लीजिए स्पेसिफिक केस है जो डिटेल सामने आई है, उसके चलते तहत जो भी इंक्वायरी हो रही है, दैट इज वन। बट दूसरा, इस बात से डिनाई नहीं करा जा सकता कि चाइनीज कंपनीज जो हैं वर्ल्ड वाइड ये अपने अलग अलग मैकेनिज्म से इंडिया का जो केस है, इसके अलावा आपको वॉल स्ट्रीट में अमेरिका ने अब ये मैंडेट कर दिया कि इनको अपनी ओनरशिप बतानी है, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना काफी कंपनीज को ओन करती है, दैट इज वन, कुछ परसेंटेज। दूसरी इशू ये है कि वंस अगेन अमेरिका का एग्जांपल देता हूँ, फिर इंडिया में हम उसको रिलेट कर सकते हैं। जो पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज हैं वॉल स्ट्रीट पर, उनका ऑडिट नहीं होने देते हैं चाइनीज। ये कहते हैं कि हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो चाइना में पड़े हैं और उन अकॉर्डिंग टू चाइनीज रेगुलेशंस वो डॉक्यूमेंट्स हम अमेरिकन रेगुलेटर्स या अमेरिकन ऑडिटर्स को नहीं दे सकते। तो अमेरिका उस पर भी स्क्रू टाइटन कर रहा है। बेसिकली बात है कि चाइनीज कंपनीज का इंप्रेशन दुनिया भर में ये है, या तो कुछ हद तक ये कंपनीज कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा ओन्ड है, तो उसका एक अलग डायमेंशन है। दूसरा ये भी है कि फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज होती हैं इनमें, या इनके ऑडिट्स क्लियर नहीं है, वो भी सेकेंड एलिमेंट है। अब अगर हम उसी संदर्भ में इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो डेफिनेटली यस, पॉलिटिकल मीनिंग कुछ तो ये है ना कि हमें इन दोनों चीजों से अपने को प्रोटेक्ट करना है ना। हमें ये भी देखना है कि ऐसा तो नहीं कि चाइनीज कंपनीज जिनकी ओनरशिप कहीं ना कहीं जाके कम्युनिस्ट पार्टी पर एंड अप हो जाती है, वो हमारे यहाँ से वेल्थ भी कमा रहे हैं, एज वेल एज वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इंटरवीन कर रहे हैं। ओके, सो दैट्स वन वरी एंड डेंजर। एंड सेकंड इज की गुड बिजनेस प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, वो भी नहीं अगर हैं तो इसके चलते ऑब्वियसली भारत जो स्टेप्स ले रहा है उनका पॉलिटिकल ओवरटोन तो आता ही है, क्योंकि चाइना एंड चाइनीज कंपनीज, इनफैक्ट आपको अभी ध्यान हो, चाइना ने अब एक लॉ और बना दिया है जिसके चलते सारी की सारी चाइनीज कंपनीज को चाइनीज गवर्नमेंट को मदद करनी है एनी टाइम द चाइनीज गवर्नमेंट आस्क्स। ओके, तो चाइना ने एक डिफेंस लॉ इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो इन डायमेंशंस को देखते हुए डेफिनेटली ये एक इंडिविजुअल केस है, बट ये एक ओवरआर्चिंग केस और चाइनीज कंपनीज के ऊपर भी हो सकता है। सक्सेना सर, आपके पास आता हूं मैं। अक्सर ये सवाल उठते हैं कि जो टाइमिंग होती है ईडी के एक्शन की, आईटी के एक्शन की, वो कई बार बड़ी एकदम जैसा लगता है पिक्चर के स्क्रिप्ट की तरह लिखी गई हो, कि आपका चीन के साथ जो संबंध है वो खराब होते हैं और फिर एक्शन होते हैं। क्या आपको लगता है कि ये अक्सर कोइंसिडेंसेस होते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल नेचर के हो, चाहे वो यहाँ पर हो, या आपको लगता है कि इसके पीछे एक पूरी तरीके से एक कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि जैसे कि आप कहते हैं क्रोनोलॉजी है इसके पीछे? नहीं, ये कहना कि ये सिर्फ पॉलिटिकल एक्शन है ये तो सही नहीं है, क्योंकि एविजन भी देखा गया है, मैल प्रैक्टिसेस भी देखी गई हैं। तो ये अगर पॉलिटिकल होता है तो हम लोग वहाँ पे जाते टैक्स एजेंसीज और वहाँ पे कोई खास चीज नहीं मिलती, लेकिन बहुत बड़ा बड़ा एविजन मिल रहा है। इससे ये लगता है कि ये मैल प्रैक्टिसेस में लगे हुए हैं। अभी आपको जो था यूएस का एग्जाम्पल दिया गया, लेकिन अगर आप पास की कंट्रीज में देखिए, जैसे हम लोगों के पास जो है पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, यहाँ पे भी चाइनीज कंपनीज टैक्स एवेजन में और अनलॉफुल एक्टिविटीज में लगे हुए पाए गए। तो एक्चुअल में ऐसा है कि हम इंडिया और चाइना के पॉलिटिकल संबंध जरूर खराब हैं, लेकिन इकोनॉमिकली जो है हम लोग करीब $100 बिलियन का इंपोर्ट चाइना से हर साल में करते हैं। एक्सपोर्ट्स हमारे कम हैं बट इंपोर्ट्स हमारे बहुत हैं। तो ये हम लोगों की ट्रेडिंग रिलेशनशिप बहुत है। और ये जो चाइनीज कंपनीज हैं, जो हुआवी हुई, ZTE हुई, वीवो हुई, जिनके अगेंस्ट एक्शन लिया जा रहा है, ये बहुत ही बड़ी मल्टीनेशनल्स हैं। इनके और मतलब अगर वर्ल्ड में इनको देखा जाए और इनकी सही पोजीशन देखी जाए तो ये टॉप 100 कंपनीज के अंदर वर्ल्ड की आती हैं।
इनके पास बहुत कैपिटल है और ये मतलब ये सोचते हैं कि जैसे इंडिया आ गए तो इंडिया जो है एक बहुत बड़ा मार्केट है। हम लोग जो हैं 140 करोड़ हिंदुस्तानी हैं, इनको और इस स्मार्टफोन जो है कवरेज बहुत ज्यादा है। तो ये लोग ये सोचते हैं कि हम इसे कैप्टिव मार्केट की तरह जो है डेवलप करें और जितना भी प्रॉफिट है हम यहाँ से बाहर लेते जाएं और टैक्स वगैरह नहीं दें। जैसा आपको अभी पहले बताया गया है, इनकी चाइनीज कंपनी की ओनरशिप जो है वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के सीनियर लीडर्स के पास भी काफी इसमें स्टेक होता है। तो ये लोग जो हैं आर्मी का भी स्टेक होता है। तो ये इसका जो है अगर चाइना की ओर से हिंदुस्तान की ओर से देखें तो ये तो एक एनफोर्समेंट एक्शंस हैं, लेकिन अगर चाइना की ओर से देखें तो ये जो स्टेट पॉलिसी होती है कि जो मतलब राज्य की जो पॉलिसी होती है कि हम जो चाइना एक्सपेंशनिज्म कर रहा है कि खूब आगे बढ़ रहा है, टेरिटरी पे कब्जा कर रहा है, इस तरह की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है इसके तहत ये काम हो रहा है। और इनके पास कैपिटल भी है, एक्सपर्टीज भी है। तो ये जैसे इंडिया या पाकिस्तान या ऐसे देशों में आ जाते हैं और यहाँ पे जो है एंटरप्राइजेस सेटअप करते हैं और मतलब इनका एम यही होता है कि हम मैक्सिमम प्रॉफिट्स कमाएं, टैक्स ना दें और हम सारा पैसा जो है चाइना को वापस भेज दें। तो मतलब अगर आप हमारी इंडियन अथॉरिटीज की ओर से देखिए तो ये इसमें पॉलिटिकल पुट नहीं है, बल्कि ये लोग टैक्स एवेजन कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन सारे लीडिंग जो मैन्युफैक्चरर्स हैं स्मार्टफोन वगैरह के और टेलीकॉम इक्विपमेंट के, इनके यहाँ जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनकम टैक्स, इन सब ने जो है वो एक्शन किया है और सबको जो है वो हजारों करोड़ का टैक्स एवेजन मिला है। रविंदर सर, आपके पास आता हूं मैं। चीन का बयान आया है कि इससे रिश्ते खराब होंगे, कैसे समझें? क्या ये थोड़ी सी धमकी है, चेतावनी है, और क्या इसका अब आगे देखिए हम इम्पैक्ट देख सकते हैं? क्योंकि जैसे कि ये बात सक्सेना सर ने भी कही कि हमारे भी काफ़ी इम्पोर्ट्स हैं चाइना से, तो एक ट्रेड रिलेशन है जिसमें इंटरडिपेंडेंट है। उनके लिए अगर हम बहुत बड़ा मार्केट हैं तो वो हमारे लिए बहुत बड़े सप्लायर हैं। तो क्या हम इस रिश्ते को थोड़ा सा बिगड़ते हुए और देख सकते हैं? इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? देखिए सॉरी, हाँ बिल्कुल, इसमें देखिए चाइना क्या कर सकता है फिलहाल। यस, हमारा बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, लार्जेस्ट है आई थिंक। इसमें चाइना कुछ हमारे एक्सपोर्ट्स के लिए नॉन टैरिफ बैरियर्स जिसे कहते हैं वो और खड़े कर सकता है। ऑलरेडी चाइना हमारे गुड्स के ऊपर नॉन टैरिफ बैरियर्स काफी क्रिएट करता है, दिक्कतें करता है कस्टम्स में, स्टैंडर्ड्स में इत्यादि। तो उस तरह की कुछ चाइना छोटी सी गेम भी कर सकता है। बट लार्जर गेम में फिर से एक पॉइंट और ऐड करूंगा, बहुत बड़ा मेरे विचार से। डेफिनेटली यस, ऑन द ग्राउंड कुछ गलती हैं, कुछ गड़बड़ी हैं, तभी जब माइक्रोस्कोप के अंदर आए तो कुछ जो भी मिस्टेक्स या कुछ इवेजन्स निकली उसको ट्रैक कर रहा है हमारा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, लॉ ऑफ द लैंड, दैट इज वन। दूसरी बात है कि ओवरऑल चाइनीज कंपनीज का जो बिहेवियर है और पार्ट ओनरशिप ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी या इनकी जो नेटवर्क इक्विपमेंट वगैरह है, कई बार ये आता है कि उनके अंदर कुछ मालवेयर वगैरह है, तो वो हमारी नेशनल सिक्योरिटी का भी एक एंगल आ जाता है। पर थर्ड जो सबसे बड़ी बात है, इसमें पॉलिटिकल और हो जाता है, ये देखिए चाइना के साथ दुनिया में इस समय एक टेक्नोलॉजी वॉर चल रही है। ये वॉर ऑफ स्टैंडर्ड्स है। हुआवे को बैन क्यों करा जा रहा है? इसलिए करा जा रहा है ना कि अगर हुआवे की 5G लगनी शुरू हो गई तो पूरी दुनिया में क्या फिर केवल चाइनीज स्टैंडर्ड, ये वॉर ऑफ स्टैंडर्ड्स है, केवल 5G के स्टैंडर्ड्स ही चलेंगे? आने वाले 10 सालों में चाइना ने, उनका इंटरनल प्लान है बाय 2035, चाइना का इंटेंशन ये है कि दुनिया भर की जितनी टेक्नोलॉजीज हो उनके हिसाब से, उनका प्रयास है पूरा कि दे शुड रन ऑन चाइनीज स्टैंडर्ड्स। अगर सिंपल शब्दों में कहूं तो जैसे आज की तारीख में एक तरफ एप्पल है, एक तरफ एंड्रॉइड है। अगर आपके पास एंड्रॉइड का चार्जर है तो एप्पल में प्लग इन नहीं कर सकते ना। तो चाइना की गेम ये लॉन्ग टर्म में कि जितनी दुनिया की लीडिंग टेक्नोलॉजीज हो, इन सब की, हुआवे हुआ, वीवो हुआ, जो भी बड़ी बड़ी इनकी कंपनीज हैं, जो सीसीटीवी है, जो भी टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इत्यादि कंपनीज हैं, कि वो इतनी अच्छी हो, इतनी ज्यादा वाइडली अडॉप्ट होती जाएं कि दुनिया में जो उनका स्टैंडर्ड है उसी स्टैंडर्ड पर दुनिया की इक्विपमेंट्स चलें।
तो ये है मेजर गेम इस समय दुनिया में, इनफैक्ट अमेरिका वर्सेस चाइना यही तो हो रहा है। तो भारत भी इसमें डेफिनेटली हमें केयरफुल रहना है कि चाइनीज टेक्नोलॉजी, ठीक है, ऐसा ना हो कि हम केवल चाइनीज टेक्नोलॉजी को ही यूज कर पाए, हम कोई और टेक्नोलॉजीज यूज ना कर पाए। वो एक और पॉलिटिकल कहें या स्ट्रेटेजिक कहें, मेरे ख्याल से उसके लिए वक्त शब्द ज्यादा रिलेवेंट होगा, स्ट्रेटेजिक कहना। वो एक स्ट्रेटेजिक कंसर्न है हमारा कि टेक्नोलॉजीज जो हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, वो ऐसा ना हो कि कल हम सारा का सारा डिपेंडेंट हो जाएं ओनली ऑन चाइनीज स्टैंडर्ड्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, एडवांस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, एडवांस रोबोटिक्स में, एडवांस ड्रोन्स में, इन चीजों में। तो उससे बचने के लिए भी हमें इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम निगरानी रखें चाइनीज कंपनीज पे, जो ठीक काम कर रही है, अच्छी बात है, काम करें, परंतु जो कंपनीज दिखती हैं जिनमें अगर हम थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करें, जिनकी कुछ इवेजन निकलती हैं या कोई और डिटेल्स निकलती हैं, तो उन कंपनीज को हमें रोकना चाहिए ना। हम इनडायरेक्टली तो कम से कम इस चीज से अपने को बचाएं ना, कि हम टोटली डिपेंडेंट नहीं हो जाएं चाइनीज स्टैंडर्ड्स के ऊपर आने वाले वर्षों में। सक्सेना सर, आपके पास आता हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई कि छापों से पहले 2 डायरेक्टर भाग गए। अक्सर जब हम ऐसा देखते हैं कि छापों से पहले आपको मालूम पड़ता है भाई हमारी याददाश्त में तो कौन भागे, हमारी याददाश्त में नीरव मोदी भागे, हमारी याददाश्त में तो विजय माल्या भागे, हमारी याददाश्त में तो मेहुल चौकसी भागे, तो भागते वो जिनके पास कुछ छुपाने के लिए होता है। अगर आप इतने ज़्यादा सही प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको देश छोड़ के जाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? आपने बिल्कुल सही फरमाया है। इनको कहीं से भनक लग गई होगी कि ये इंडियन एनफोर्समेंट एजेंसीज के राडार पे हैं, तो इसके पहले कि इनको पकड़ा जाए और इनको दिक्कत हो, तो ये लोग हिंदुस्तान छोड़ के भाग गए हैं। बहुत सारी चीजें छिपाने के लिए है और बहुत सारी चीजें हमारे सामने आई हैं। वो हिंदुस्तान में बहुत सारी एजेंसीज, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, तो ये सभी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने इनके खिलाफ एक्शन लिया है। जैसे जीएसटी एवेजन है, तो मतलब चाइनीज कंपनीज थी जो जीएसटी के फेक इनवॉइसेस बना रही थी, फिर कई सारी चाइनीज कंपनीज पकड़ी गई। फिर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट था, इन्होंने ये देखा कि इन्होंने टीडीएस नहीं काटा था, इन्होंने जो था वो ऐसा किया था कि आपस में ट्रांजैक्शन किए थे जिससे इन्होंने अपना प्रॉफिट रिड्यूस किया था, तो इन्होंने इनकम टैक्स एवेजन भी किया था। इसी तरह से ने जो था वो देखा कि इन्होंने इंसेंटिव्स वगैरह गलत तरह से पाए, तो इन्होंने मतलब अक्रॉस द बोर्ड आप जो भी मैल प्रैक्टिस कह लीजिए, वो मैल प्रैक्टिस इन्होंने की थी। इवन मतलब यहाँ तक मैं आपको बताता हूँ कि लास्ट ईयर 400 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह जो थे वो आईसीएआई की और गवर्नमेंट के लेंस पे आए, क्योंकि ये लोग लार्ज स्केल पे कंपनीज का फेक पर्टिकुलर्स देके रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे और इस तरह की चीजें तैयार कर रहे थे। एक केस हुआ है जिसमें एक्टिवेटेड सिम्स जो थे वो चाइना एक्सपोर्ट किए गए और वहां से वही सिम्स जो है वापस आए, ऑब्वियसली फॉर एस्पियोनॉज पर्पसेस। तो मतलब इनके जो हैं वो बहुत सारे, कहना चाहिए बहुत सारी तरह के इनके एवेजन्स हैं लीगल, नॉट ओनली टैक्स बट अदर्स आल्सो, एंड दे आर वेल थॉट आउट। इन्होंने पूरी एक स्ट्रेटजी बना रखी है कि हम जो है वो शेल कंपनी बनाएंगे और किस तरह से जो है गलत नाम से डायरेक्टर्स रखेंगे, जिन लोग डायरेक्टर नहीं बन सकते हैं उनको बनाएंगे और वो लोग सस्पिशियस इंडिविजुअल्स होंगे और गड़बड़ करेंगे। तो मतलब एक्चुअल में तो इनके अगेंस्ट एक कोऑर्डिनेटेड इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और इनको जो है प्रॉपरली गवर्नमेंट को फाइंड आउट करना चाहिए कि एक्चुअल में इनका मतलब पूरा गेम प्लान क्या है, क्योंकि एक कोई गेम प्लान है जिसके तहत ये लोग ये सब बात कर रहे हैं। मैं आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द इस्तेमाल किया कि स्ट्रैटेजिक मूव्स होने चाहिए। इतनी गलतियां जैसे कि हमने बोला यहाँ भी निकल रही हैं,
कई सारे जो फर्जीवाड़े हैं वो यूएस में ही पाए जा रहे हैं। किस तरीके से अब इस पूरी सिचुएशन को आपको लगता है हिंदुस्तान को डील करना होगा? जैसे हमने कहा ट्रेड पार्टनर्स हैं तो एक नी जर्क रिएक्शन करेंगे और शायद तक हमारी इकोनॉमी पे, हमारी इंडस्ट्री पे ही फर्क पड़े, लेकिन आपके हिसाब से व्हाट शुड बी द स्ट्रेटेजिक वे फॉरवर्ड हियर? इससे मेरे से प्रश्न है? हाँ रविंद्र सर, आपसे सवाल था, सॉरी। थैंक यू। नो डेफिनेटली यस, जैसे मेरे से पहले मेरे एमिनेंट कोलीग कह रहे थे, यू नो द पॉइंट इज कि कोई भी कंपनी हो, अगर यू नो इवेजन्स कर रही है या माल प्रैक्टिसेस कर रही है, उस पर एक्शन होगा, दैट इज वन। दूसरी बात हमें ये इग्नोर नहीं करनी चाहिए कि ट्रांसफर प्राइसिंग या जिस तरह की प्रैक्टिसेस चाइनीज कंपनीज करती हैं, ये दुनिया की बहुत सारी और कंपनीज हैं वो भी करती हैं, बाय द वे, राइट? सारी आई मीन अ लार्ज नंबर ऑफ मल्टीनेशनल टैक्स प्लानिंग इज द मेन थिंग, राइट? अमेरिका के अंदर आई थिंक गूगल $0 टैक्स देता है फॉर एग्जांपल, राइट? या एप्पल और व्हाटएवर, राइट? आयरलैंड में रजिस्ट्रेशन कर रखी है। तो कंपनीज एक तो टैक्स प्लानिंग करती है, वो समझ आता है, बड़ी, पर एथिकल होनी चाहिए विद इन जो लॉ अलाउ करता है। ठीक है, आप एडवांटेज लो ना उन चीजों का, पर उसके अलावा फिर बात आ जाती है ट्रांसफर प्राइसिंग या फॉल्स इनवॉइसिंग इत्यादि। उस तरह की भी बड़ी कंपनीज करती है दुनिया भर की। अब बात है कि इंडिया के अंदर अगर इतनी अलग अलग देशों की कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं, आप अज्यूम कर रहे हैं या नॉर्मल प्रैक्टिस में उनको आप यू नो चेक्स एंड बैलेंसेस, बट स्पेशली चाइनीज कंपनीज के ऊपर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बिग लिसन इज दिस, दैट इज वन। द वे फॉरवर्ड इज आई थिंक कि इसको डेफिनेटली यस, इसको कानून के दायरे में रख के, प्रैक्टिसेस के दायरे में रख करके जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लेट इट प्रोसीड विद एविडेंस एंड फैक्ट्स। इसको हमें एक वेंडेटा जैसा नहीं बनाना चाहिए, इसको हमें एक ज्यादा पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी नहीं बना देना चाहिए मेरे विचार से। चाहे कि फंडामेंटली लॉन्ग टर्म हमारा नजर ये है कि चाइनीज कंपनीज जो हैं वो हमारे देश के अंदर हमारी इंटरनल सिक्योरिटी या फिर हमारे ऊपर टेक्नोलॉजी डोमिनेंस ऐसी ना कर जाएं जो कि हमें आज से 10 या 20 साल में बहुत महंगी पड़े। सो वो हमारे बैक ऑफ द माइंड रहना चाहिए। बट एट द सेम टाइम हमें इस पर्टिकुलर केस को यू नो जैसे जाता है विद ऑल ड्यू डिलिजेंस प्रोसीड होते रहना चाहिए। तो पॉइंट इज कि हमें इसे एक यू नो ज्यादा एक रेटोरिक में नहीं बदलना चाहिए। आई थिंक दैट इज वन थिंग व्हिच शुड बी देयर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र सर आपका भी और सक्सेना सर आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें इस बारे में और जानकारी देने के लिए। स्वदेश विशेष में अभी के लिए इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए 18 स्वदेश, तो ये खबरों का सिलसिला यहाँ जारी रहेगा। और हाँ, अपना और अपनों का ख्याल रखना है।